Hello everyone. So today we are going to study about transport of gases. Transport of gases. This we are talking about in context of breathing and exchange of gases. In transport of gases, we will be discussing few things about transport of carbon dioxide today. So, transport of carbon dioxide takes place in three ways. Number one, let us begin with how many types it is transported. So, transportation of carbon dioxide, if we talk about it takes place in three ways. We are talking about carbon dioxide. So, CO2, it happens by three ways. Number one is as a dissolved form. Number two, as bicarbonate ion. And number three, as carbaminohemoglobin. So, in dissolved form, approximately 7% carbon dioxide is transported. Approximately 7% of carbon dioxide is transported in dissolved form with the help of blood plasma. As in bicarbonate ionic form, approximately 70% of CO2 is transported. And as carbaminohemoglobin, it is transported 23 to 27%. So it is 23 to 27% as carbaminohemoglobin, 70% as bicarbonate ions, and dissolved form is 7%. Now you will be surprised to know that if you talk about oxygen was transported only 3% in dissolved form, but CO2 is 7%. Why so? It is because of the fact that carbon dioxide has a more solubility as compared to oxygen. So carbon dioxide can be dissolved very easily in blood plasma, and that is why it is transported, या उसके ट्रांसपोर्ट होने की परसेंटेज ज्यादा है किसी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में. So 70% is in the dissolved form. Bicarbonate ion we are talking, main concern हमारा bicarbonate ion पे रहेगा अभी. So that is what we are discussing now. 70% is bicarbonate. Bicarbonate is approximately 70%. So what happens here? Let us discuss few things about it. Now, for example, we have a tissue. Tissue is consuming oxygen. Tissue is consuming, a cell is consuming oxygen, और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. जब सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो वो सेल ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और बदले में क्या रिलीज करेगा? बदले में वो ऑक्सीजन CO2 रिलीज करेगा. इट विल बी रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेल ने क्या यूज किया? ऑक्सीजन यूज किया और उसने रिलीज क्या करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाया. अब ये टिश्यू सेल में से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तब वो कहां जाएगा? इट विल बी मूविंग इनटू प्लाज्मा. Now we all know that plasma is approximately 90% water. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स होने वाला है? प्लाज्मा के पानी के साथ मिक्स होने वाला है. प्लाज्मा में जो पानी है उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होगा तो इवेंचुअली हमें जो मिलेगा वो होगा H2CO3. We will be getting H2CO3, that is carbonic acid. कार्बनिक एसिड जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, और चूंकि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है वो इमीडिएटली डिसोसिएट होकर के दो चीजें हमें दे देगा. कौन कौन सी दो चीजें देगा? एक वो देगा हमें HCO3 माइनस और दूसरा देगा H प्लस आयन. ठीक है, तो HCO3 माइनस आयन जो है दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन. तो इस फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होने वाला है? तो कि भैया 70% ट्रांसपोर्ट होने वाला है, और बाकी बचा क्या? H प्लस. ठीक है, अब इतना सोचो कि जितना CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मान लो कि कोई इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो
तो उस वक्त उसके सेल ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेंगे। अगर सेल ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा H2CO3 बनेगा, ज्यादा H2CO3 बनेगा तो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज होती है धीरे धीरे बॉडी में, क्योंकि जब H+ आयन हाइड्रोजन आयन बॉडी में इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ना शुरू होती है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि लंबी लंबी, हमें कई बार ये सुना होगा जब हम स्कूल में होते हैं या भाग रहे होते हैं तो हमें कई बार हमारे पेरेंट्स और टीचर्स बताते हैं कि भागने के समय अपना मुंह खुला मत रखना, नाक से सांस लेने की ट्राई करना। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब नाक से सांस लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिवली हमें ऑक्सीजन मिलता है, मुंह से उतनी इफेक्टिवली सांस लें तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता नहीं है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना ही ऑक्सीजन सेल ज्यादा कंज्यूम करेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन आवर ब्रीदिंग एक्टिविटी। इफ वी ब्रीथ प्रॉपरली तो टिश्यूज को या सेल को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों CO2 प्रोड्यूस होना और ऑक्सीजन कंज्यूम होना, ये दोनों कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी भी देखा कि CO2 प्रोडक्शन की वजह से बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है? बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस। Okay, so now we are discussing few things about a topic which has been described in very few lines in our textbook NCERT. The name of the topic is chloride shift. The name of the topic is chloride shift, or in other terms it is also known as Hamburger's phenomena. So we are talking few things about chloride shift or Hamburger's phenomena. Now what happens really is, I told you earlier few minutes back that cells utilize oxygen, and because of that carbon dioxide is released in the tissues. Now the point is, after it gets released in the tissue, what happens is carbon dioxide gets united with water and it gives us H2CO3. Now this reaction is catalyzed by an enzyme. The name of the enzyme which is used over here, it is carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. The name of the enzyme which is used over here is carbonic anhydrase, right? This I hope you do remember. We had studied in biomolecules that if carbonic anhydrase is present, then we get 6 lakh molecules of H2CO3 per second. 6 lakh molecules of H2CO3 per second. And if it is absent, this enzyme is absent, then you get only 200 molecules per hour. Then you get only 200 molecules per hour. So this is the efficiency of an enzyme known as carbonic anhydrase. Now the catch is, this enzyme is only present in RBC. This enzyme is only present in RBC. So what happens really is, carbon dioxide after getting released from tissue, it enters into the RBCs. So RBC के अंदर जब CO2 जाता है तो वो पानी के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। ठीक है, अब ये जो H2CO3 यहाँ पर बना, ये तुरंत ही डिसोसिएट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। This H2CO3 will dissociate into two forms, H+ and HCO3-। अब ये सोचो कि एक RBC के अंदर, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो 1 सेकंड में 6 लाख H2CO3 मिलेंगे। तो यहाँ पर HCO3- का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब सेल के अंदर ये नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है और बाहर इतना नहीं है। तो हमारे लिए ये एक लॉ कि भाई ये आयन ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल के अंदर जो HCO3- आयन है इतनी ज्यादा प्रमाण में, ये सब एक साथ मिलकर के बाहर निकल जाएंगे। कहां पर? इन ब्लड प्लाज्मा। इन ब्लड प्लाज्मा। अब आरबीसी में से सडनली इतने ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा में आ जाएंगे तो वो पूरा जो आयनिक बैलेंस है ना वो खराब हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्लाज्मा में NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। ये NaCl
जैसे ये HCO3 माइनस आयन बाहर निकलेंगे, ये NaCl दो तरीकों से डिसोसिएट होगा, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो ये बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो सीधा कहां चला जाएगा, RBC में। तो ये जो HCO3 माइनस बाहर निकलना और क्लोराइड आयन अंदर जाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहेंगे इसको अपन, क्लोराइड शिफ्ट। सो क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली इज HCO3 माइनस आयन का बाहर निकलना और Cl माइनस आयन का RBC के अंदर जाना। This phenomena is known as chloride shift or Hamburger's phenomena। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम यहां से अपन आगे बढ़ेंगे।